हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नरेंद्र, अमन, अमित, सर्वेश, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। आज का प्रैक्टिस बैच 1 o'clock की जगह मैंने थोड़ा सा इसको प्रीपोन कर दिया है। ठीक है, आज मुझे भी कुछ थोड़ा सा काम था तो मैंने सोचा चलो सुबह ले लेती हूँ। फिर तो आपकी मंडे ट्यूसडे को छुट्टी रहेगी। ठीक है, मंडे ट्यूसडे ऑन द ओकेजन ऑफ नौमी एंड दशमी विल बी हैविंग अ हॉलीडे ऑन मंडे ट्यूसडे, और फिर वेंसडे से हमारा नॉर्मल क्लासेस शुरू हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, चलो स्टार्ट किया जाए, थोड़ा खत्म कर लिया जाए जल्दी जो जो हमारा मेन्यू में है। आज पहला वाला क्लोज टेस्ट आपके सामने है। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस, अनुज, अमित, सबको, चित्रांशी, गुड मॉर्निंग। ये क्लोज टेस्ट का टाइमिंग थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। 1.5 घंटा तो पढ़ा ही रही हूँ, अब क्या 1 घंटा बोला था मैंने, 1.5 घंटा चल रहा है, अब क्या एक्सटेंड करना है टाइम। चलिए पढ़िए पढ़िए, ध्यान दीजिए। गुड मॉर्निंग सारे स्टूडेंट्स को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग हो गया। ओके, शांति से आराम से टाइम लेके क्लोज टेस्ट को पढ़िए। मैं भी इधर शांत हो जा रही हूँ। और आंसर मत दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, पढ़ के अपना ऑप्शंस को सेलेक्ट करके बस मुझे कमेंट बॉक्स में डन बोलिएगा। जैसे सबका डन आएगा फिर मैं डिस्कशन शुरू कर दूंगी। आंसर नहीं देना है। डन आई थिंक बना लिया है स्टूडेंट्स। आई एम कंकना चैटर्जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आई थिंक इस बैच में बहुत सारे वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं। डन हो गया। चिल्ड्रन स्पेशली अवॉइड करना है ऐसे फूड, या ट्राई टू रिड्यूस, ऐसे खाना को अवॉइड करना है ना जो उनके लिए हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो चिल्ड्रन स्पेशली। अब मुझे बताओ, माइट, यहाँ सारा मॉडल वर्ब है। ठीक है, अब मॉडल वर्ब में कौन सा मॉडल वर्ब आएगा? माइट क्या बताता है? माइट पॉसिबिलिटी बताता है। और बच्चे विल अवॉइड, बच्चे अवॉइड करेंगे नहीं, बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे एक एडवाइस दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, और सजेशन के लिए हम शैल नहीं करेंगे। बच्चे को ऐसा फूड अवॉइड करेंगे नहीं, करना चाहिए। तो जब भी एडवाइस का सेंस आए, सजेशन का सेंस आए, तो वहां पे हम शुड लगाते हैं। तो चिल्ड्रन शुड, चिल्ड्रन विल नहीं होगा। अरे, जब विल हो सकता है तो शैल भी हो सकता है, दोनों फ्यूचर बता रहा है। बच्चे स्पेशली ऐसा फूड अवॉइड करेंगे, करेंगे नहीं, उनको करना चाहिए। पूरे पैसेज आगे जाके, उसीलिए मैंने बोला पूरा पैसेज पढ़िए। शुड बी अपॉइंटेड, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सुझाव दिया जा रहा है। विल जब हो सकता है, विल फ्यूचर बताता है, और शैल भी फ्यूचर बताता है। जब विल हो सकता है तो शैल भी हो सकता है। चिल्ड्रन विल अवॉइड, बच्चे अवॉइड करेंगे नहीं, बच्चों को करना चाहिए ऐसा खाना, और कोशिश करना चाहिए हेल्दी खाना खाने की, जो डैश है, ग्रोथ के लिए डैश है। एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब होता है बहुत सभ्य, वेरी सिविलाइज्ड, बहुत ज़्यादा सभ्य, सिविलाइज, फैशनेबल, वेरी ऑनरेबल,
एलिगेंट का मतलब होता है ना वेरी सभ्य, रिस्पेक्टफुल, बहुत सिविलाइज्ड। तो ग्रोथ कहीं से सभ्य और रिस्पेक्टफुल थोड़ी होगा। ऑकवर्ड का मतलब होता है अटपटा, ठीक है। ऑकवर्ड का मतलब है बहुत अटपटा, स्ट्रेंज, विचित्र, बेढंगा, ये भी नहीं होगा। और हेल्दी खाना खाना चाहिए, इंटरेस्टिंग ग्रोथ, बहुत आकर्षक, बहुत रुचि वाला ग्रोथ, फॉर प्रॉपर ग्रोथ। ओके, सही से ग्रोथ के लिए बच्चों को अच्छा खाना खाना चाहिए। ओके, हाँ। और दूसरा, स्कूल्स कैन डैश द क्वालिटी ऑफ द फूड बीइंग सोल्ड इन द कैंटीन्स। स्कूल ये कर सकता है, क्या कर सकता है, फूड की क्वालिटी जो कैंटीन में फूड बेचा जाता है, तो क्या है, प्रॉपर होगा, प्रॉपर। शैल फ्यूचर टेंस बताता है, ठीक है। आई शैल डू द वर्क, मैं इस काम को करूंगी। लेकिन अगर आपको एडवाइस देना है तो शुड लगाओगे। हाँ, क्या होगा, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, देखो दो ऑप्शन तो छाटो। स्कूल्स कैन प्रोक्लेम, प्रोक्लेम करना मतलब डिक्लेयर करना, किसी भी चीज की घोषणा करना। तो स्कूल प्रॉपर फूड की घोषणा थोड़ी करेगा। स्कूल शुड शो क्वालिटी ऑफ द फूड बीइंग सोल्ड, ठीक है। स्कूल को किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, स्कूल शुड शो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। अब अब हमारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना एग्जाम में अलाउ भी करके आ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अलाउ भी कर सकते हैं। स्कूल कैन अलाउ द क्वालिटी ऑफ द फूड। अलाउ कहाँ से करेंगे, अलाउ हम अलाउ तब, यहाँ तो ऑलरेडी कैंटीन में चीजें, फूड कैंटीन में ऑलरेडी बिक रहा है, तो स्कूल को थोड़ी अलाउ करना है। कैंटीन में तो ऑलरेडी अलाउ करना मतलब परमिशन देना, बट कैंटीन में तो ऑलरेडी खाना मिल ही रहा है। तो हम क्वालिटी को क्या करते हैं, हम क्वालिटी को अलाउ नहीं करते हैं। अलाउ द क्वालिटी ऑफ द फीड, क्वालिटी को अलाउ नहीं करेंगे, फूड को बेचने के लिए अलाउ करेंगे, क्वालिटी को हम मॉनिटर करेंगे। पहले से खाना कैंटीन में मिल रहा है, मॉनिटर करना मतलब उसको अच्छे से रेगुलेट करना, देखते रहना, ठीक है, निरीक्षण करते रहना। तो मॉनिटर करना है, जो काम ऑलरेडी हो रहा है ना, उसको आप देख रेख में करवा रहे हो, तो मॉनिटर होगा, मॉनिटर। ओके, माइट पॉसिबिलिटी बताता है, संभावना बताता है होने के। बच्चे अवॉइड ऐसा खाना कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट बच्चों को करना चाहिए, एडवाइस दिया जा रहा है। ओके, तो स्कूल को थोड़ा सा मॉनिटर करना चाहिए, जिस तक क्या चीज का मॉनिटरिंग होना चाहिए, ठीक है। देखते रहना, इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिन करते रहना जो खाना कैंटीन में बिक रहा है। एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द चिल्ड्रन ब्रिंग, और स्कूल को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे ब्रिंग, होलसम का मतलब होता है हेल्दी, होलसम का मतलब होल या टोटल नहीं होता है, होलसम का मतलब होता है हेल्दी खाना बच्चों को, न्यूट्रिशन फूड डैश होम। हाँ, ये जब मैं आपको मॉडल वर्ब पढ़ाऊंगी ना, वहां पे डिटेल में पढ़ाऊंगी कि माइट का क्या क्या यूज है। माइट का बहुत सारा यूज है, फ्रॉम घर, फ्रॉम होम। अब कैंटीन के भरोसे ही खाना नहीं खाना है, ठीक है। कैंटीन में अच्छा क्वालिटी का खाना मिल रहा है तो चलो घर से नहीं लाएंगे। ये बोल रहे हैं कि एक तो स्कूल वाले को देखना है कि कैंटीन का खाने का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, और ये भी सुनिश्चित करना है कि बच्चे घर से, कहाँ से, ओरिजिन बता रहा है कहाँ से, घर से, फ्रॉम होम। फ्रॉम होम बच्चे खाना लेकर आए, हर दिन कैंटीन से थोड़ी खाओ, फ्रॉम होम। शुड ब्रिंग, ठीक है, बच्चे शुड ब्रिंग अच्छा हेल्दी खाना फ्रॉम होम। डैश शुड बी अपॉइंटेड टू चेक, किसको अपॉइंट करना चाहिए, आपके खाने में कितने कैलोरीज है, आपके खाना कितना न्यूट्रिशियस है, कैंटीन का खाना कैसे मिल रहा है, टिफिन पैटर्न, ये सब को कौन देखेगा, ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन तो जो आपके आई, ओके, आंख का चश्मा वगैरह जो बनाते हैं वो करेंगे। पेडियाट्रिशियन का मतलब है जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों का डॉक्टर आके चेक करेगा, बच्चों से रिलेटेड बीमारियों को लेकर जो जांच पड़ताल। टेक्नीशियन थोड़ी आएगा कोई टेक्निकल, डाइटिशियन आपके डाइट, सिंस पूरा पैसेज डाइट से रिलेटेड है तो डाइटिशियन को बुलाया जा रहा है खाना का न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह चेक करने के लिए। चलो स्कोर बता दीजिए, स्कोर। डाइटिशियन को बुलाना है,
बट चाइल्ड स्पेशलिस्ट बच्चों के डॉक्टर आके थोड़ी आएंगे। डाइट जो पेडियाट्रिशियन होते हैं, बच्चों में कुछ बीमारी होती है उसको चेक करते हैं। बट यहाँ फूड से आपका डाइट कैसे कंट्रोल। 2 आया है, 5 में 5 आया है भाई, 5 में 3 आया है, तो बताओ कि 3 कैसे आ गया। ये तो पैसेज अभी तो मैं बेसिक ही करवा रही हूँ। और मॉडल वर्ब, जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको मॉडल वर्ब में पढ़ाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो ना। बोला जा रहा है कि आपको ऐसा चीज अवॉइड करना चाहिए, आपको ये चीज नहीं करना चाहिए, आपको हेल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, तो हम एडवाइस देते हैं ना। और एडवाइस के लिए तो शुड, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर कंट्री। तो सुझाव दिया जा रहा है तो विल ही आएगा, और ग्रोथ तो प्रॉपर ही होगा। और बच्चों का खाना, कैंटीन में जो खाना बेचा जा रहा है उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो देखते रहे कि क्वालिटी सही जा रहा है कि नहीं। और घर से खाना लाना है, डाइटिशियन देखेंगे। 3 और 4 कैसे रॉन्ग हो गया। क्या लिख दिया है, थ्रू होम क्या है, होम के जरिए खाना लाना है। इन होम ब्रिंग है, ब्रिंग घर से खाना लाना है। इन होम का मतलब है घर में खाना नहीं लाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भंडारा चल रहा है, भंडारे से लेके घर, भंडारा से खाना घर में लेके आ रहे हैं। आपको घर से स्कूल खाना ले जाना है। नेक्स्ट वाला। कल आईडीबीआई के एग्जाम में 3 वोकैब आपके समुद्र मंथन बैच से आया था, जबकि अभी तो हमने समुद्र मंथन को जस्ट स्टार्ट ही किया है। अब देखना, समुद्र मंथन पढ़ने के बाद लोग आपसे जलने लगेंगे जब आप वर्ड को यूज करोगे सामने जाके। अभी तो क्लोज टेस्ट मैम, ये तो इजी था। अक्टूबर बीतने दो ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगी नवंबर में, और दिसंबर आने दो, फिर तो वो एकदम बैंकिंग लेवल में चला जाए। बीच, बीच तो पता ही है, समुद्र किनारे, गोवा बीच, मरीना बीच। बना के डन बोलना है। अवॉइड का मतलब है किसी चीज से दूरी बनाना, उसको अवॉइड करना। एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, और इंस्टेड का मतलब है के बदले। टाइम बस आज ही के लिए चेंज हुआ है, ठीक है। हम हाँ, आज ही के लिए चेंज हुआ है। नॉर्मल टाइम पे ही चलेगा आज, बस आज के लिए। तो चलो भाई, हाँ चलो स्टार्ट किया जाए। बीच, द बीच इज ऑफन डैश एज नेचर्स। बीच को अक्सर डैश से, डैश स्पॉट से डैश किया जाता है। स्पॉट का मतलब है जगह, डेस्टिनेशन। टूरिस्ट स्पॉट होता है ना जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं। अरे हिंदी में बताओ, टूरिस्ट, टूरिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं जरा बताना। टूरिस्ट लोग जाते हैं, उसका एक बहुत अच्छा है, सैलानी। हाँ, जहाँ बहुत सारे सैलानियों का भीड़ था, टूरिस्ट, टूरिस्ट। ये लोग बोलते हैं डाउट, जो सेक्शन हमारा ऐप में है ना, उसमें से भी यार टॉपिक से रिलेटेड डाउट पूछे। हाँ, ये लोग नॉर्मल डाउट वहीं पूछ रहा था कि लिंक कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है। अच्छा, वहाँ पे वो भी डाउट आ रहा है। हाँ, बस कि टॉपिक से जो क्वेश्चन इशू है वो उससे रिलेटेड डाउट से पूछे। और वो वाला तो देखो, HRUC लाइव पे हाँ, करना। आपको और भी फालतू कुछ, यानी कुछ भी और भी, तो वहाँ पर आप HRUC लाइव पे कर सकते हैं, वहाँ पर फिर डाउट, हाँ डाउट सुनने वो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यूसी लाइव पे, हाँ एक जरा सुन लो। जो आपके बैच है ना, ठीक है, सबका अलग अलग है। जैसे आपका समुद्र मंथन बैच में आप देखोगे, समुद्र मंथन पे जाओगे तो वहाँ एक डाउट का है, ठीक है, डाउट पूछने का है। और जो मैं सुबह ग्रामर बैच पढ़ाती हूँ वहाँ भी डाउट का है,
वहाँ आप अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। और जो मैं प्रैक्टिस बैच आपको पढ़ा रही हूँ, सब जगह अलग अलग डाउट का सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे आप अपने डाउट्स को भेजिए और काइंडली पढ़ाई से रिलेटेड डाउट पूछिए। नहीं तो डाउट एक्स्ट्रा आने से क्या होता है ना, फिर चीज़ों को बाइफरकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ से छाटना। तो जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, ठीक है, जो भी समुद्र मंथन में पढ़ाया है, उससे कुछ डाउट आ रहा है तो वहाँ पे पूछिए। ग्रामर से रिलेटेड कुछ डाउट आ रहा तो पूछिए। उससे क्या होगा ना, मुझे डाउट चुनने में ईजी हो जाएगा। और ऐप से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड कुछ भी डाउट आ रहा है ना, यहाँ पे मत पूछिए, ठीक है, उसको पूछिए HR UC लाइव, ठीक है, HRUC live@gmail पे पूछिए, ठीक है। पढ़ाई के बाद ऐप से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है, इसको HRUC लाइव पे भेजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, पर्यटक भी बोलते हैं, सैलानी भी बोलते हैं ये सैलानी भी बोलते हैं, पर्यटक भी बोलते हैं। टेलीग्राम से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो रहा है, वहां पे पूछिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। पढ़ाई वाले जगह पे ये सब मत पूछिए। चलो, हो गया। तो हाँ, द बीच इज ऑफन डैश, बीच को नेचर का, प्रकृति का सबसे पर्यटक स्थल माना जाता है। तो बीच इज ऑफन कौन सा होगा? अच्छा, द बीच को एसोसिएट किया जाता है, बीच को जोड़ा जाता है, ठीक है, प्रकृति का सबसे डैश टूरिस्ट स्पॉट। तो कुछ अच्छा मुझे बताओ कि कॉल्ड आएगा? यही सब ब्यूटी होती है क्लोज टेस्ट की, ठीक है। आप लोग क्या करते हो ना, आगे पीछे का वर्ड्स देखते नहीं हो, सीधा भर देते हो, और जब आंसर किया आता है तो गलत हो जाता है। कॉल्ड के साथ कभी भी एज नहीं होता है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नहीं होगा, कॉल्ड के साथ एज नहीं होता है, बट दिस प्रोसेस इज नोन एज होता है। जब भी आपको परेशानी होने लगे ना, तो थोड़ा सेंटेंस के आगे पढ़िए, क्योंकि जब भी ऑप्शन छाटा जाता है ना, मतलब जिसने भी ऑप्शन बनाया है वो दिमाग में कुछ ध्यान में रखकर ही ऑप्शन बनाते हैं। उनके दिमाग में ध्यान होता है कि बच्चों को कैसे रॉन्ग करवाया जाए। आगे देखो, कॉल्ड के साथ एज नहीं होता है, हट गया। और नेम्ड के साथ टू नहीं होता है, बोलेंगे ना दिस इज नेम्ड एज, इसका ये नाम दिया गया, नेम्ड टू नहीं होगा। एसोसिएट भी हो सकता है, एसोसिएटेड टू नहीं होगा, दिस इज एसोसिएटेड विथ आ सकता है, एसोसिएटेड विथ। तो आंसर इज रेफर। रेफर टू करते हैं ना, रेफर टू का मतलब है रिलेटेड टू, इससे संबंधित। रेफर के साथ टू भी आता है और रेफर के साथ एज भी आता है। तो बीच को अक्सर रिलेट किया जाता है नेचर के मोस्ट डैश पर्यटक स्थल से। तो ओके, अगर ऑप्शन में ना, एक चीज और मैं बताऊं, सपोज ऑप्शन में रिलेटेड भी रहता, ठीक है, रिलेटेड के साथ तो टू आ ही जाता, कोई बात नहीं है, रेफर ही होगा आंसर। रेफर के साथ टू आता है। ओके, आपने कॉल्ड कर दिया था, हाँ, तो यहाँ तो जो मन है कर लो, यहाँ आप आए हो सीखने के लिए, ठीक है, बट यहाँ से सीख के जाके एग्जाम में करेक्ट करना है, एग्जाम में गलत नहीं करना है। बीच को ऑफन रेफर किया जाता है, बीच इज ऑफन रेफर टू एज, एसोसिएटेड विथ होता है, एज मोस्ट डैश टूरिस्ट स्पॉट, बीच को नेचर का, प्रकृति का। अब यहाँ पे हमारा बच्चा क्या करेगा ना, क्राउडेड कर देगा कि मैम बीच में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत सारे बच्चे क्राउडेड भी कर सकते हैं, किए हैं, निशु ने क्रिकेट क्राउडेड ही किया है। हर बीच क्राउडेड थोड़ी होता है, दुनिया का हर बीच गोवा की तरह नहीं है कि क्राउडेड ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बीच पे हर जगह क्राउड ही मिलता है, बहुत सारा बीच खाली भी रहता है। लेकिन ये बोल रहे हैं बीच को ऑफन, देखो ये देखो, बीच को आगे जाके पढ़ोगे ना, आगे जाके पूरा पढ़ोगे तो यहाँ बीच और बीच को नेचर की ब्यूटी, बीच भी नेचर की ब्यूटी का ही एक देन है। तो यहाँ कहीं भी आगे से क्राउड वगैरह का नहीं है। बीच में जाके हम प्राकृतिक सराउंडिंग्स का मजा लेते हैं, बीच में जाके हम बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं ना, हम बीच में जाके शांति से बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो क्राउडेड जगह पे आप कहाँ से रिलैक्स करोगे? अगर मैं यहाँ पे क्राउडेड भर दूं कि बीच को ऑफन प्रकृति का सबसे क्राउडेड जगह माना गया है, और वहाँ पर जाके ना हम नेचर की ब्यूटी को करते हैं, मज़े लेते हैं, बहुत सारे सीन्स देखते हैं, वहाँ पे हम बैठते हैं, रिलैक्स क्राउडेड जगह पे नहीं होगा। उसीलिए पैसेज का कॉन्टेक्स्ट देखिए, क्राउडेड तो बिल्कुल नहीं हो।
बीच को प्रकृति का मोस्ट ऑर्गेनाइज करना मतलब चीजों को ऑर्डर में रखना। कोई भी चीज बिखरा हुआ है उसको एग्रीमेंट में सजाकर ऑर्गेनाइज करके रखना, ये भी हट गया। अब देखो रिकग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, तो बीच इज ऑफन रिकग्नाइज्ड, मोस्ट रिकग्नाइज स्पॉट। रिकग्नाइज नहीं होगा क्योंकि आगे जाके बीच को एक हम नेचुरल स्पॉट मानते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में जाएगा मैम रिकग्नाइज का मतलब है सबसे जाना पहचाना, जैसे बोलते हैं ना ये एक रिकग्नाइज टीचर है, ये एक रिकग्नाइज जगह है, बहुत जाना माना जगह है। तो बीच कोई बहुत फेमस जगह थोड़ी होता है, क्योंकि आगे जाके देखो बीच के बारे में ना सारे नेचर के बारे मतलब बीच से रिलेटेड नेचुरल ब्यूटी के बारे में बोला है, आगे पूरा नेचर का डिस्क्रिप्शन दिया है। बीच पे जाके आप नेचर का मजा ले सकते हो, तो नेचुरल होगा। उसीलिए मैंने बोला कि कभी भी अपना बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए, इसको ध्यान में रखते हुए आंसर दीजिए। बीच इज अ नेचुरल टूरिस्ट स्पॉट है। गोइंग टू द बीच अलाउज यू टू, नेचुरल जगह पे जाते हो, प्राकृतिक जगह पे जाके क्या लेते हो, प्रकृति का स्प्लेंडर का मतलब है, स्प्लेंडर मतलब प्रकृति में जितने भी भव्य शानदार चीजें हैं उसका मजा लेते हो, नेचर की ब्यूटी का। ठीक है, विच इंक्लूड्स, और नेचर की ब्यूटी में क्या है, इसमें शामिल है अ डैश ऑफ डैश साइट्स। हाँ बताइए, विच इंक्लूड्स अ लगा है, अ आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद तो नाउन चाहिए, और मी नाउन थोड़ी है, मी तो प्रोनाउन है। इंक्लूड्स अ व्यू ऑफ साइट्स। हो सकता है बच्चों ने अभी समुद्र मंथन पूरा किया नहीं है तो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होगी। प्लीथोरा का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, प्लीथोरा मतलब प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, प्लेट में ज्यादा ज्यादा। प्लीथोरा मतलब प्लेंटीफुल। तो व्यू नहीं करेंगे, व्यू का मतलब तो ऑलरेडी, साइट का मतलब होता है नजारा, फिर से व्यू तो करेंगे ना। अ व्यू ऑफ, आप झलक लेने जा रहे हो नजारा का, नजारा इस खुद व्यू ही होता है। अ काइंड ऑफ, साइट्स का मतलब होता है ब्यूटीफुल साइट्स, ब्यूटीफुल नजारा का एक प्रकार देखने नहीं जाते हो आप, बीच पे जाते हो, बहुत सारे साइट्स, बहुत सारे सीन्स एंड सीनरीज मिलता है। इंक्लूड्स अ प्लिथोरा ऑफ, अ काइंड ऑफ नहीं होता है, काइंड ऑफ मतलब एक प्रकार का नजारा। बीच पे एक प्रकार का नजारा थोड़ी आपको मिल रहा है, प्रकृति का विभिन्न नजारा आप देख रहे हो। प्लिथोरा होगा, प्लिथोरा का मतलब होता है अबंडेंट, बहुत ज्यादा। द बीच इज द परफेक्ट प्लेस, जहां पे मैं बैठ सकता हूँ, रिलैक्स करता हूँ और इंजॉय द डैश। हाँ, इंजॉय द डैश, आंसर बताना। हाँ, क्या है, बीच पे जाके आप सराउंडिंग्स का, ठीक है, कहाँ चला गया, फोर्थ वाला था ना। हाँ अच्छा, यहाँ पे ना अ डैश ऑफ कैसा साइट्स, कैसा नजारा, रेयर का मतलब है बहुत दुर्लभ, बहुत कम, बहुत दुख भरा, बहुत महंगा साइट्स नहीं, कैप्टिवेटिंग। ठीक है, एकदम कैप्टिवेटिंग का मतलब है वेरी अट्रैक्टिव, आकर्षक नजारा आपको देखने का मिलता है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बीच एक परफेक्ट प्लेस है जहां मैं बैठ के रिलैक्स करता हूँ और इंजॉय करता हूँ क्या, द डैश एंड ब्यूटीफुल नेचुरल सराउंडिंग्स। तो मैं कॉस्टलीस्ट तो नहीं होगा, बीच पे जाके आप इंजॉय करते हो पल्यूटेड, प्रदूषित चीज की नहीं, और पीसफुल, शांति भरा। कॉग्निजेंट का मतलब क्या होता है, कॉग्निजेंट होगा, कॉग्निजेंट का हिंदी होता है अवगत होना, किसी चीज के बारे में अवेयर होना। ठीक है, कॉग वर्ड नॉलेज से रिलेटेड है। ठीक है, कॉग का मतलब ही होता है जैसे रेकग्नाइज का मतलब भी, इसमें भी कॉग है, आपने उसको रिकग्नाइज किया, आपने उसको पहचाना, आपको उसके बारे में नॉलेज है। तो कॉग्निजेंट का मतलब होता है अवगत होना, अवेयर होना, किसी चीज का नॉलेज होना। ओके हाँ तो हमारे स्टूडेंट्स इस छोटा सा पैसेज में, ठीक है, कहाँ कहाँ हमारा स्टूडेंट्स का रॉन्ग जा सकता है, ये वाला देखो, ये नहीं रॉन्ग करना, ये हमारे स्टूडेंट्स रॉन्ग कर सकते थे। उन्हें लगेगा ना अरे बीच में तो बड़ा क्राउड होता है, अगर क्राउड होता है तो यहाँ जाके प्रकृति का नज़ारा ले रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, आराम से बैठ के रिलैक्स कर रहे हो, क्राउडेड जगह पे कहाँ से रिलैक्स करोगे। ठीक है, बीच में कुछ ऑर्गेनाइज स्पॉट नहीं होता है, ऑर्गेनाइज भी नहीं हो, और नेचुरल, क्योंकि आगे जाके ना बोलोगे कि मैम यहाँ नेचुरली क्यों होगा,
उसीलिए क्लोसेस्ट बनाने के पहले एक बार पहले पढ़ लेना है, क्योंकि जब बच्चे पहली बार अटेम्प्ट करेंगे ना तो लगेगा कुछ भी हो सकता है, क्राउडेड भी हो सकता है, क्योंकि आगे जाके ना आगे वाले 3 सेंटेंसेस में पूरे बीच के नेचुरल प्राकृतिक सराउंडिंग्स को बीच में बैठ के एंजॉय कर रहे, इसलिए बीच एक नेचुरल स्पॉट है। वो नेचुरल स्पॉट है तभी तो वहां जो पर्यटक गए हैं नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, ABCD दिया हुआ, हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने। जीरो आ गया, ये 0 10 में बदल जाएगा, बस क्लास में टाइम से आ जाना। 0 भी आ गया, ये धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ आप इम्प्रूव करने आए हो, ऐसा थोड़ी है कि एक्सपर्ट बन के आए हो। अगर एक्सपर्ट होते तो मेरी जरूरत थोड़ी होती है आपको, आराम से कर लेते आप। चलो भाई, व्हाट कैन वी डू टू अवॉइड एंगर एंड प्रोवोकेशन? गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, कोई आपको उकसाए, गुस्सा आ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, क्या करना चाहिए? तो आपको लगेगा कि मेरा दो ऑप्शन ए से और मेरा 2 ऑप्शन सी से। तो कभी कभी ना हमारा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से भी स्टार्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैम सेंटेंस कभी क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं हो सकता, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये बोल रहे हैं गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, ए से भी स्टार्ट हो सकता है और और सी से भी स्टार्ट होता है। हमारे सोसाइटी में तरह तरह के लोग हैं जो अलग तरीके से सोचते हैं और अलग तरीके से एक्ट करते हैं, काम को अलग तरीके से करते हैं। तो मेरे को एग्जाम में ए भी लगेगा, सी भी लगेगा। ऐसा कोई मुझे क्ल्यू नहीं मिल रहा है ना जिससे मैं ए और सी को छांटूं। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं बीच का सेंटेंसेस ढूंढूंगी। ठीक है, मैं बीच का सेंटेंसेस ढूंढूंगी। देखो इसमें क्या दिया है ना, व्हाट कैन वी डू। आपको लग रहा है ए और डी को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ए और डी, क्या ए और डी साथ में आना चाहिए? ए और ये बोल रहे हैं व्हाट कैन वी डू, हमें गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, और इसका आंसर दिया है। गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए ना हमें अपने अंदर द कैपेसिटी फॉर कन्वर्जन टू टर्न नेगेटिव एक्सपीरियंस इनटू पॉजिटिव, तो इसका आंसर दिया है। ठीक है, इसका आंसर ये नहीं है, ए का आंसर बी में नहीं है और ना ही ए का आंसर सी में है, ए का आंसर डी में है। तो ए और डी साथ साथ आएगा, ए और डी साथ साथ आएगा ना, ए और डी साथ साथ आएगा। हाँ, ये देखो यहाँ भी ए और डी साथ साथ है, यहाँ भी। हमें गुस्सा कंट्रोल करने के लिए ना ये सब करना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलना। और यहाँ ए से बहुत दूर डी है और यहाँ भी ए से बहुत, 2 ऑप्शंस तो मेरा हट गया। मेरे को इतना कंफर्म हो गया कि मेरा सी से शुरू होगा। ठीक है, सी से शुरू होगा। अब आपको देखना है ना कि यहाँ, हाँ यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ए डी बाद में है और यहाँ शुरू में है और यहाँ पे बी एकदम तुरंत है और बी लास्ट में है। अब देखो सी से ही शुरू होगा। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो अलग तरह से सोचते हैं और अलग तरह से डिफरेंटली एक्ट करते हैं। अब देखो दीज डिफरेंसेस का मतलब क्या है? ये जो डिफरेंस है लोगों में अलग तरीके से सोचने की और अलग तरीके से काम करने की, ये डिफरेंसेस किसके लिए? सोसाइटी के लोगों के लिए जो अलग तरीके से। तो इसका मतलब है दीज डिफरेंसेस सी के बाद तुरंत बी हो, सी से बी इतना दूरी पे नहीं। ओके, सी के बाद बी होगा। ये बोल रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में विभिन्न तरीकों के लोग हैं, ओके, जो अलग तरीके से काम करते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं और एंगर एंड टेंशन प्रचलित है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट। और अलग तरीके, ये डिफरेंस की वजह से ना लोगों में टेंशन और एंगर होता है, ये अलग सोच और अलग तरीके से काम करे। तो सी के बाद ही बी आए। यस, 2 ऑप्शन सी से, एक ऑप्शन ए से और एक बी से। हमारा सेंटेंस ना हाउएवर का मतलब होता है हालांकि हमारा जो बॉडी है ना स्लीपिंग टाइम को यूज कर लेता है और हाउएवर से सेंटेंस कभी स्टार्ट ही नहीं होता है। ठीक है, हाउएवर बोलने के पहले हम कुछ और बोल चुके होते हैं। तो बी से तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, पहले आप लोग को बनाना है, बी से तो बिल्कुल नहीं होगा। चलो एक ऑप्शन छाट दिया मैंने। अब हमारा 2 ऑप्शन सी से है और एक ऑप्शन ए से।
हाँ, ए से होगा। अब मेरे को बताओ, क्योंकि किसी हाल में मेरे को 2 ऑप्शन एलिमिनेट करना, ए से होगा? ए से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? द ब्रेन इज एक्टिव टू का मतलब है भी, ड्यूरिंग द स्लीप, सोने के दौरान ब्रेन भी एक्टिव रहता है। ठीक है, ब्रेन भी एक्टिव रहता है, इसका मतलब है कि एक्टिव कोई और भी होता होगा ना, तब बोलेंगे ना कि ये तो एक्टिव रहता है, साथ में ब्रेन भी रहता है। ए से भी नहीं, ए से भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वाला। हाँ, अब देखो सी के बाद, सी में बोल रहे हैं ना, हम 1/3 ऑफ आवर टाइम सोने में बिता देते हैं। वी स्पेंड अबाउट 1/3 ऑफ आवर टाइम स्लीपिंग। अब बताओ, सी सही होगा। अब देखो सी के बाद बी और डी तो यहां भी है और बी और डी यहां भी है। अब डिसाइड करना है कि सी के तुरंत बाद ए होगा या बहुत दूर में ए होगा। सी के बाद कहीं से ए लिंक हो रहा है। हाँ, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। हम 1/3 तो सोने में गुजार देते हैं, 1/3 ऑफ आवर टाइम, हम 1/3 ऑफ आवर टाइम सोने में गुजार देते हैं। द ब्रेन इज एक्टिव टू, ब्रेन भी एक्टिव रहता है सोने के समय। सी के बाद तो ए का लिंक ही नहीं बन रहा है। ओके, सी के बाद तो ए का लिंक ही नहीं बना। हम 1/3 सोने में बिता देते हैं और ब्रेन भी एक्टिव रहता है। अरे पहले तो बोलना होगा ना कि कोई और एक्टिव रहता है और साथ में ब्रेन भी। सी के बाद ए नहीं बैठ रहा है, सी के बाद बी बैठेगा। ये बोल रहे हैं कि हम अपना 1/3 टाइम तो सोने में बिता देते हैं। हालांकि हमारा जो बॉडी है ना, ये द स्लीपिंग टाइम मतलब कौन सा टाइम? 1/3 जो स्लीपिंग टाइम हमारा होता है, ये हमारा बॉडी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है। सोने के समय भी हमारा बॉडी एक्टिव रहता है। ठीक है, और फिर बॉडी तो एक्टिव रहता ही है, बॉडी यूटिलाइज कर लेता है और साथ में ब्रेन भी एक्टिव रहता है। तो ये होगा। फिर डी में बोला है कि हाउएवर द बॉडी स्लीपिंग टाइम, ये ध्यान रखना, स्लीपिंग टाइम का मतलब है कौन सा टाइम? ये जो 1/3 हमारा स्लीपिंग टाइम है। तो सी के तुरंत बाद बी हो, यूटिलाइज कर देता है बहुत अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से, और हमारा बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करता है और हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ओके, जो हमारे बॉडी को रिपेयर करता है नाइट में, और साथ में हमारा ब्रेन भी एक्टिव रहता है रात में, मतलब सोने के समय। तो सी बी थर्ड वाला हो। रॉन्ग जितना होगा ना उतने ही थोड़ा सा आप लोग कॉन्फिडेंटली। शुरू में क्या होता है कि जब आप बैच में आते हो ना, तो शुरू में लगता है कि बड़ा इजी है, कुछ भी लिंक करके फटाक से आंसर दे देते हो। जब रॉन्ग होने लगता है ना, तब आपको लगता है नहीं, थोड़ा सा ध्यान से करना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाता है। हाँ, एक मिनट, कहाँ मैंने इट से स्टार्ट किया है सेंटेंस? वी से स्टार्ट किया। वी, यहाँ वी हम सब के लिए। कभी कभी हमारा सेंटेंस वी से स्टार्ट हो सकता है। सारे हम सब के लिए यूज है, मतलब सारे लोगों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, तो स्टार्ट हो सकता है। कभी कभी सेंटेंस ऐसा आ जाता है ना कि हम प्रोनाउन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बना लिया है सबने? 2 ऑप्शन बी से बी डी सी ए हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। 2 में फंस रहे हैं। सेंटेंस देखो, पहला देखो, वंस द फॉर्मेलिटीज आर डन, एक बार सारे फॉर्मेलिटीज हो जाते हैं।
ठीक है, वंस, एक बार जब सारी प्रतिक्रियाएं हो जाती है, ओके, यू कैन स्टार्ट, आप अपना अकाउंट यूज करना स्टार्ट कर देते सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हैं। ए से तो नहीं होगा, एक बार जब पूरी फॉर्मेलिटीज हो जाती है, एक बार सारा जो काम हो जाता है, तो किस चीज का फॉर्मेलिटी आपके दिमाग में आएगा ना, एक बार फॉर्मेलिटीज हो सकता है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। किस चीज का अकाउंट, बात हो रही है बैंक का अकाउंट। ऐसे नहीं आ जाओगे ना आप अकाउंट खोल लोगे तो आप बोलोगे किसका, गूगल पे अकाउंट खोलना है, यूट्यूब पे अकाउंट खोलना, नहीं भाई बैंक अकाउंट खोलना है। तो ए तो होगा नहीं, और बैंक में अकाउंट खोलने की एक बार जब फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है तो आप अपना अकाउंट को यूज कर सकते हो, तो ए तो किसी हाल में नहीं हो। अब आ जाओ सी और बी पे ध्यान दो। सी और बी पे कौन सा पहला होगा, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट को ओपन करना बड़ा भयावह हो सकता है। क्यों, मतलब बोलते हैं ना कि अरे बैंक अकाउंट खोलना ना बड़ा खतरनाक, मतलब बहुत भयावह, मतलब डराने वाला नहीं, मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज वगैरह लगता है, तो ये थोड़ा सा इंटीमेटिंग, परेशान करने वाला हो सकता है। और गेटिंग योर अकाउंट ओपन, अब देखो यहाँ पे देखो, गेटिंग योर अकाउंट, किसका अकाउंट, बैंक का अकाउंट। तो इन्होंने बैंक अकाउंट का पूरा नाम लिया है और फिर बाद में अकाउंट अकाउंट बोल रहे हैं, ठीक है, बाद में अकाउंट अकाउंट बोल रहे हैं, ठीक है। यस, तो अब तो पता चल गया ना किस चीज का अकाउंट, बैंक का, तो पहले इन्होंने बैंक का जिक्र कर दिया, बी सही होगा, बी सही, सी तो होगा नहीं, ठीक है, सी का, क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट का ही शॉर्ट फॉर्म अकाउंट यूज किया, बी सही होगा। अब देखो बी में ये बोल रहे हैं कि बैंक अकाउंट यूथ स्टार्ट मतलब खोलना ना एक बड़ा परेशानी, बहुत सारे गांव में भी ऐसे लोग रहते हैं ना जो बैंक में अकाउंट खोलने से डरते हैं, अरे इतना ज्यादा पेपर्स और वो सब मांगते हैं, बैंक क्या शहर में भी, गांव क्या, परेशान बैंक अकाउंट में बहुत। अभी तो चलो घर आके भी खोल देते हैं वो। तो बी के बाद देखो क्या होगा, बी के बाद क्या होगा देखो, और थोड़ा सा ध्यान दो कि डी सी यहाँ भी है और डी सी यहाँ भी है, ये ए को लास्ट में आना चाहिए या ए को शुरू में आना चाहिए। देखो पहले तो बोला है ना, पहले तो बोला है बैंक अकाउंट खोलना खतरनाक, मतलब भयावह हो सकता है, पहले आपको डिटेल्स वगैरह देना है, ठीक है, डिटेल्स वगैरह दोगे, और एक बार जब डिटेल्स और वो सब वाली प्रतिक्रिया हो जाएगी ना, उसके बाद आप अपना अकाउंट को यूज कर सकते हो। तो क्या ए वाला शुरू में होगा या लास्ट में, ए वाला शुरू में होगा या लास्ट में। और एक बहुत अच्छी सी चीज है, ये भी देख सकते हो कि ए के बाद सी होगा या सी के बाद ए। पहले तो आप सारा डिटेल्स वगैरह दोगे ना, और एक बार डिटेल्स की वो सब हो जाएगा तब आप अपना अकाउंट खुल जाएगा और अपने अकाउंट को यूज करोगे। तो सी के बाद ही है, सी के बाद ही ये होगा। यस, ये बोल रहे हैं, अब चलो आ जाते हैं, ये बोल रहे हैं कि बैंक अकाउंट खोलना है बड़ा बोरिंग काम हो सकता है। फिर बोले कि लकीली अब बैंक्स में ना एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस आ गया है। ओके, लकीली, फॉर्चुनेटली अब वो नहीं बात है, स्टैंडर्ड प्रोसेस आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड प्रोसेस के आने की वजह से ना अब क्या है कि जस्ट आप डिटेल्स वगैरह दोगे, अपने अकाउंट को फंड करोगे, और एक बार ये सब हो जाएगा तो आपका अकाउंट खुल गया, पैसे वगैरह डाल निकाल सकते। नेक्स्ट, प्रैक्टिस बैच का कल आपके पास एक वो चला गया होगा, ठीक है, प्रैक्टिस बैच का आंसर के साथ वाला पीडीएफ चला गया होगा, इसको भी मैं पढ़ा के, ठीक है, कुछ देर बाद बोलती हूँ कि पीडीएफ डाल दे लेंगे आंसर के साथ। आपके क्लास का अभी 1-2 वीक हो गया, लेकिन कुछ तो 2 वीक में आपको 10-15% थोड़ा तो आपको आइडिया लग रहा होगा ना कि कैसे बनाया जाता है, ज्यादा नहीं, 2 वीक में 10-15% आपको आइडिया लग रहा होगा कि कैसे बनाया जाए। हमें तो 90% तक जाना है। पहले तो मेरे को बताओ कि कैसे कैसे ऑप्शंस को छाटा आपने, ठीक है। एक चीज देखना है यहाँ पे, बी ए, यहाँ पे मेरे को ए और बी दिख रहा है,
ये सब में ना यहाँ से ज्यादा खेल, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे बी ए दिख रहा है, यहाँ पे ए और बी दिख रहा है, और यहाँ पे बी ए दिख रहा है। अब बताओ कि ए और बी में कौन सा पहला होगा? अ मैन नाउन है। अ मैन ऑन बाइक, फुटपाथ पे, पेवमेंट मतलब रोड के साइड में जो फुटपाथ है उस पर ड्राइव करा, तो मैन नाउन है। और इस मैन के बदले ही तो ये प्रोनाउन आया है। नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। इसका मतलब है कि ए के बाद ही बी आएगा, ठीक है, ए के बाद ही बी आएगा। और यहाँ बी के बाद ए हटा, बी के बाद ए हटा। अब इसी दोनों में से कोई होगा, ठीक है, इसी दोनों में से कुछ होगा कि सी से शुरू होगा और या ए से शुरू होगा। देखो अभी सेंटेंस देखो, सी से शुरू होगा या ए से शुरू होगा। हाँ, ये देखो क्या बोल रहे हैं हम, अ मैन ऑन अ बाइक हैड टू ड्राइव, हैड टू, इसको मैन को रोड से किनारे ड्राइव करना पड़ा। पेवमेंट का मतलब है फुटपाथ पे, मैन को फुटपाथ पे बाइक चलाना पड़ा। क्यों? क्योंकि सड़क पे ना क्राउड हो गया था, सड़क पे क्राउड हो गया था। और किस वजह से क्राउड हुआ था ये सब आगे बताया है, सी ही होगा। ये बोल रहे हैं जैसे जैसे बस शुरू होने लगी, बस का चलना शुरू हुआ, वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ गया, ट्रैफिक बढ़ गया। और ट्रैफिक बढ़ने की वजह से रोड पे कोई रास्ता नहीं था, ठीक है, रोड पे जगह नहीं थी, रोड पे जगह नहीं थी। इसी वजह से तो इस पर्सन को ना रोड के किनारे पेवमेंट पे ड्राइव करना पड़ा, ठीक है। और जैसे ही वो रोड पे आया उसको एक कार ने हिट कर दिया। सी डी ए बी, ए से नहीं शुरू होगा। मैन को ना फुटपाथ पे गाड़ी चलाना पड़ रहा, बाइक चलाना पड़ रहा था। भाई क्यों? ए के बाद पी क्या? मैन को फुटपाथ पे बाइक चलाना पड़ रहा था। जैसे ही वो रोड पे आया कार ने टक्कर मारा, ठीक है। फिर जैसे ही बस आया ट्रैफिक ग्रो हुआ, रोड पे कोई जगह नहीं था। तो ये ऐसा थोड़ी बन रहा है, ठीक है, ऐसा थोड़ी हो रहा है। फोर्थ से होगा, फोर्थ से ही होगा। सी डी, ये बोल रहे हैं बस की वजह से ट्रैफिक बढ़ गया, ट्रैफिक रास्ते में बढ़ने की वजह से जगह नहीं था, उसीलिए वो फुटपाथ पे ड्राइव कर रहा था। और फुटपाथ से जैसे ही रोड पे आया कार ने टक्कर दी। लास्ट, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि थोड़ा दिमाग लगाना है, ऐसे टिक नहीं कर देना है। रुको, आप लोग का जो अचीवर बैच में आप लोग जो दिन रात मैसेज कर रहे हो ना, ये मैसेज पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगवाती हूँ मैं। हाँ, रॉन्ग हो गया तो समझ जाना है ना। दिन रात जो मैसेज डाल रहे हो ना अचीवर बैच में, उस बैच को एकदम ब्यूटीफुल रखना है, सिलेक्शन वाला बैच। बी क्यों नहीं होगा मैम? बी क्यों नहीं होगा? ए से कैसे हो जाएगा? हैड टू, मैन को गाड़ी फुटपाथ पे चलाना पड़ा। हैड टू क्यों चलाना पड़ा? क्योंकि सड़क पे भीड़ हो गई थी ना, सड़क पे ट्रैफिक हो गई थी, रोड पे जगह नहीं था, देयर वाज नो स्पेस, रोड पे जगह नहीं था एनी मोर। ये बस के आने की वजह से रोड पे ट्रैफिक बढ़ गया था, ट्रैफिक बढ़ने की वजह से जगह नहीं था, इसी वजह से उस बेचारे को रास्ते के पेवमेंट फुटपाथ पे गाड़ी चलाना पड़ा। हाँ चलो इसका आंसर बताओ। RSQP, RSQP, अच्छा, PQRS दिया है ना। चलो पी से हटा, पी तो नहीं होगा ना। ही किसके लिए है? ही मोहनलाल के लिए। मोहनलाल की ट्रेन बहुत लेट थी,
ठीक है, और वो कोलकाता आधी रात के बाद पहुंची। ठीक है, तो मोहनलाल के लिए पी से तो होगा नहीं, और दूसरा क्यू भी नहीं होगा ना, इट वॉज हिज, यह उसका पहला विजिट था सिटी में। सिटी, द सिटी मतलब किसके लिए? कोलकाता के लिए। ठीक है, इस शहर में उसका कोलकाता का नाम लिया है, फिर द सिटी लगा दिया, क्यू भी नहीं होगा, क्यू भी नहीं होगा। हाँ, अब देखो, दो तो आराम से आप एलिमिनेट कर लोगे, आपका प्रॉब्लम बस दो ही में है आप दो ही में है, ये तो आराम से हट गया। आर से ही शुरू होगा। मोहनलाल का ट्रेन लेट था, इसलिए मोहनलाल आधी देर रात कोलकाता पहुंचा, अ लिटिल लेट आफ्टर मिडनाइट। अब आर के बाद देखना है आर क्यू यहाँ भी है, आर और क्यू यहाँ भी है, आर और क्यू यहाँ भी है, एस और पी यहाँ भी है, एस और पी यहाँ भी है। तो हमें कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिला, बट देख लेना है आर के बाद क्यू होगा। देखो देखो, आपके दिमाग में ना, आपके दिमाग में दोनों जा सकता है, आर के बाद क्यू भी जा सकता है, आर के बाद एस भी जा सकता है। मोहनलाल का ट्रेन लेट था, लेट से पहुंचा, एस भी जा सकता है। लेट से पहुंचा कोलकाता, तो मोहनलाल ने सोचा कि चलो एक चौल्ट्री में चलते हैं। चौल्ट्री एक धर्मशाला टाइप से है, एक चौल्ट्री में ही वुड गो को देख के लग रहा है ना कहीं जगह चौल्ट्री धर्मशाला में गया, एंड ही वुड, जहां उसको किराए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ तो देख के लग रहा है ना, ये चौल्ट्री एक जगह है रहने की। उसने सोचा कि चलो एक चौल्ट्री में चलते हैं जहां उसको रेंट नहीं पे करना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में आर के बाद एस भी जा सकता है, और आपके दिमाग में क्यू भी जा सकता है। मोहनलाल लेट से पहुंचा, और वो उसका पहला विजिट था कोलकाता में, और उसको पता नहीं था ना कि वो कहाँ जाए। ठीक है, कहाँ जाए दिमाग में जा सकता है। आर के बाद आपके पास क्यू भी जा सकता है। एग्जाम में ना दोनों जाएगा, एज अ स्टूडेंट मेरे को दोनों लगने लगेगा। लेकिन अब मैं क्या करूंगी ना, देखो यहाँ पे है ना, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन, ये वन प्रोनाउन है, बट उसको नहीं पता चल रहा था कि वो कैसे ढूंढे मतलब आधी रात को वो उसको कैसे ढूंढे। ये वन किसके लिए लगा है? किसके लिए लगा है? एक तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, ये कोलकाता है। ठीक है, ये वन लगा है ना, ये चौल्ट्री के लिए, धर्मशाला के लिए। उसने सोचा कि चलो एक धर्मशाला चलते हैं जहां पे मुझे रेंट नहीं देना पड़े, बट उसको समझ में नहीं आ रहा था ना हाउ टू फाइंड वन यहाँ प्रोनाउन है। ये धर्मशाला को मैं उस रात को कहाँ ढूंढूं। इसका मतलब है कि एस के तुरंत बाद पी चाहिए, एस के बाद क्यू आके पी नहीं चाहिए, एस के तुरंत बाद पी। अब चलो स्टार्ट करते हैं। आर के बाद ऐसे भी क्यू इसलिए होगा ना, कोलकाता, और कोलकाता के बाद ये सिटी दिया है। मोहनलाल लेट से पहुंचा, और वो उस शहर मतलब कोलकाता शहर का पहला विजिट था। आर के बाद क्यू, फिर पहला विजिट था, उसको नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ जाए, उसको दिमाग में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। फिर उसने सोचा कि चलो एक धर्मशाला में चलते हैं, बट उसको पता नहीं चल रहा इतनी रात को धर्मशाला कहाँ ढूंढे। चलिए अब पैसेज पढ़िए। पहले आज का पैसेज मैं छोटा सा लेके आई, चौल्ट्री के लिए लगा, पोल्ट्री मत समझ लेना उसको। आज मैं क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगी क्योंकि एक ही पैराग्राफ का है। अभय से इसकी मैम मेरा 5 में 5 आया। पहली बार 5 में 5 आया है श्रद्धांजलि का। धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा, अभी तो आप लर्निंग फेज में। जब क्लोज टेस्ट, जब पैसेज छोटा सा आ गया है ना, तो क्वेश्चन मत देखो, सीधा उसको पढ़ के खत्म करो।
पढ़ के डन बोलिएगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हो गया डन? डन। पहले तो मैं आपका आंसर ले लूं। अच्छा मेरे को बताओ कि टेक्नोलॉजी का तो पॉजिटिव साइड भी होता है, टेक्नोलॉजी का नेगेटिव भी होता है, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। तो इस पूरे पैसेज में टेक्नोलॉजी का क्या बताया है, पॉजिटिव की नेगेटिव? हाँ, पॉजिटिव बताया है कि नेगेटिव बताया? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि टेक्नोलॉजी के बारे में पॉजिटिव बताया है या नेगेटिव? पॉजिटिव बताया है पूरे टेक्नोलॉजी के बारे में ना, नेगेटिव नहीं बताया है। स्मार्टफोन से बच्चा बिगड़ जा रहा है ये सब नहीं बताया, पॉजिटिव बताया, पॉजिटिव पॉजिटिव बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। चलो पहले मैं एक बार आपका क्वेश्चन देख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। हाउ हैव स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इम्पैक्टेड मतलब अफेक्टेड, लोगों के जीवन को स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने कैसे अफेक्ट किया है? दे हैव मेड कम्युनिकेशन को और भी चैलेंजिंग बना दिया है। दे हैव मेड पीपल मोर कनेक्ट, पैसेज के अनुसार बोलना है, एकदम अपना दिमाग नहीं लगाना है, पैसेज के दिमाग लगा के बोलना है। दे हैव मेड पीपल मोर कनेक्टेड एंड इंटरैक्टिव। They have made people less dependent on technology. They have made people more isolated. क्या आंसर है इसका? अभी तो मैं थोड़ा सा छोटा पैसेज ला रही हूं। The whole paragraph is positive, yes. चैलेंजिंग का मतलब होता है ना थोड़ा जोखिम भरा। क्या टेक्नोलॉजी ने और भी चैलेंजिंग बना दिया? नहीं, टेक्नोलॉजी की वजह से लोग लेस डिपेंडेंट हो गए, लोगों को लेस डिपेंडेंट कर दिया है। टेक्नोलॉजी ने लोगों को मोर डिपेंडेंट कर दिया। दे हैव मेड, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने लोगों को टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट बना दिया, लेस डिपेंडेंट नहीं होगा। दे हैव मेड पीपल आइसोलेट मतलब अलग कर देना, ये लोगों को अलग कर दिया है। इन्होंने बोला है ना, देखो यहाँ पे बोला है। पहले मैं आंसर ले लेती हूँ फिर समझाऊंगी, ठीक है? आंसर इसका ये है, ये लोगों को और भी कनेक्ट कर दिया है, फोन और वजह से लोग और भी कनेक्टेड हो। कहाँ पे इसका आंसर है समझाऊंगी, बताओ। व्हाट डज द टर्म वास्ट एरे, इसका मतलब क्या? अरे ये तो बड़ा इजी है। वास्ट का मतलब ह्यूज होता है, ह्यूज बहुत बड़ा। एरे मतलब दायरा बहुत बड़ा है, स्मॉल नहीं है। नैरो का मतलब संकीर्ण, लिमिटेड का मतलब भी है बहुत सीमित। थर्ड, व्हाट इज वन एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स? ऑनलाइन पैसेज के अनुसार जो घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास कर रहे हो ना, अचीवर बैच, इसका क्या फायदा है? दे आर ओनली एक्सेसिबल टू अ सेलेक्टेड फ्यू। ये सेलेक्टेड लोगों को ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है, ऐसा तो नहीं है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और दे रिक्वायर पर्सनल अटेंडेंस, ऑनलाइन क्लास में पर्सनली जाके अटेंडेंस दे के आते हो। दे लिमिट, ठीक है, ये लिमिट कर देता है, ये लिमिट कर देता है मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देता है आपको, आपका मतलब सीमित कर देता है इंडिविजुअल के एबिलिटी टू। अरे ये तो इंडिविजुअल के एबिलिटी स्किल को और भी बढ़ाता है। ये इस घर पे बैठे बैठे अच्छा खाना खाते खाते आराम से पढ़ रहे हो। What has technology revolutionized? रेवोल्यूशन लाना मतलब क्रांति लाना। इन रिसेंट ईयर्स में टेक्नोलॉजी ने कौन सा क्रांति लाया? मुखर्जी नगर आओगे ना तो हालत देखोगे, मुखर्जी नगर की जो दिल्ली की हालत होती है। बच्चा आता है बेचारा, छोटे से जगह में एक रूम दे देते हैं, उसमें 4 कंपार्टमेंट्स बना देंगे, यहाँ पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ रहा बच्चा। फिर खाना खाएगा मुखर्जी नगर का, कहीं का
पहले टाइफाइड हो जाएगा, बेचारा टाइफाइड से ठीक हुआ डेंगू हो जाएगा, मतलब परेशान ही हो जाता है। यहाँ तो खर्च हो ही रहा है, ये टाइफाइड डेंगू में भी जूझ रहा है, फिर अपना होम टाउन जाएगा, ठीक होके आएगा, फिर धीरे धीरे एडजस्ट करेगा दिल्ली में। हाँ, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट बढ़ा दिया, एग्रीकल्चर और फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड। व्हाट डज द टर्म रेवोल्यूशनाइज, तो ये तो बता दिया। एक बच्चा था, देयर वाज वन स्टूडेंट फ्रॉम असम, उसके पेरेंट्स, जब मेरी यूनिक क्लासेस मुखर्जी नगर में कोविड के पहले चलती थी ना, देयर वाज वन असम का बच्चा जिसके पेरेंट्स आए थे, एडमिशन करवा के गए। देखो, असम से बच्चा को भेजा गया है दिल्ली, और पेरेंट्स मुझसे मिल के गए, मैम प्लीज देखते रहिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अरे मैं तो क्लास तक ही देखूंगी ना, उसके बाद वो क्या कर रहा है। एकदम सीधा साधा बच्चा, दो तीन महीने में बिगड़ के पता नहीं फिर कहाँ गायब हो गया, क्या है। तो रेवोल्यूशन लाना मतलब क्रांति लाना, एक बहुत बड़ा बदलाव लाना, ट्रांसफॉर्मेशन लाना, बदलाव। चलो एक बार इसको समझा देती हूँ, एक ही पैसेज का, तो एक ही पैराग्राफ का। इन रिसेंट ईयर्स, रिसेंट मतलब हाल फिलहाल के सालों में, टेक्नोलॉजी ने रेवोल्यूशन लाया है। रेवोल्यूशन का मतलब है एक क्रांति, एक क्रांति, एक ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी क्रांति लाया है। वेरियस पहलू, एस्पेक्ट का मतलब है पहलू, विभिन्न पहलू, विभिन्न क्षेत्रों में, हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में टेक्नोलॉजी के आने से एक क्रांति आ गई है। किसमें? लास्ट वाला क्वेश्चन में था ना, कम्युनिकेशन में, एजुकेशन में और एंटरटेनमेंट। जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन था उसका आंसर हमें यहाँ पे मिल गया। विद द राइज ऑफ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के आने से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बढ़ने से, आने से, people can now connect and interact with each other more easily than ever before। पहले से भी ज़्यादा लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो यही वाला था, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के आने से हम लोगों से और भी ज़्यादा कनेक्टेड हो गए, इंटरैक्टिव। चूँकि यहाँ पे तो पॉजिटिव बोला है, लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी है। हम लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है स्मार्टफोन के आने की वजह से, तो वो तो उसका डिसएडवांटेज हो गया। बट पैसेज में कहीं भी डिसएडवांटेज नहीं है, पॉजिटिव ही है। Online platforms have also gained popularity, allowing individuals to acquire new skills and knowledge from the comfort of homes। घर पे बैठे बैठे ही आराम से पढ़ रहे हो, और वहाँ पे दिया है ना स्किल्स को आप अक्वायर कर रहे हो। और यहाँ पे कहीं दिया था ना कि ऑनलाइन क्लासेस ने इंडिविजुअल्स के लिमिट कर दिया है, आपके स्किल को सीमित थोड़ी किया है, आपके स्किल्स को तो बढ़ाया। इसलिए ये आंसर नहीं हो। लर्न फ्रॉम होम, घर बैठे बैठे आराम से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, अपने मनपसंद टीचर से पढ़ रहे हो, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ओके, हाँ, नॉलेज फ्रॉम द कंफर्ट। एडिशनली, स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैव ट्रांसफॉर्म द वे वी कंज्यूम वी कंज्यूम मीडिया, प्रोवाइडिंग अ वास्ट एरे ऑफ मूवीज वगैरह भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेटफ्लिक्स वगैरह टीवी शो देखने को मिल जाता है, म्यूजिक एक्सेसिबल एट एवरी, कभी भी म्यूजिक वगैरह भी सुन ले तो इतना सारा है वहाँ पे। वाइल टेक्नोलॉजी, जबकि टेक्नोलॉजी का अनडाउटेड मतलब निसंदेह, बिना डाउट के बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो इट इज एसेंशियल टू स्ट्राइक। हाँ बोला है, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट तो बहुत सारा है, बट हमें एक बैलेंस रखना है। ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमें एक बैलेंस बनाए रखना है, एंड इंश्योर दैट वी मेंटेन रियल लाइफ कनेक्शन एंड लिमिट। हाँ, ये भी बोला है कि सिर्फ फोन से ही बातचीत नहीं करना, रियल लाइफ में भी लोगों से मिलना जुलना है, एंड लिमिट, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना है हेल्दी रहने के लिए। तो अच्छा था, बहुत अच्छा बोला है। आइसोलेट नहीं होगा, आइसोलेट का मतलब तो अलग कर देना। नेक्स्ट आ जाओ, अब हम चलते हैं, ये हमारा लास्ट पार्ट है। पिछले 21 तक का मैंने आंसर दे दिया, अब आ जाओ एरर्स। द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस। जल्दी जल्दी बताइए। द बॉय विच वो लड़का जिसने पैसे चुराया था पुलिस के द्वारा पकड़ा गया।
विच नहीं होगा, विच तो हम चीजों के लिए यूज करते हैं ना। यहाँ ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये बॉय के लिए लगा, और बॉय के साथ हु होगा, द बॉय हु स्टोल द मनी। सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स reputation as one of the best college in the country. सरस्वती कॉलेज ने अपनी छवि बनाई है, कंट्री के बेस्ट कॉलेज में से एक है। विच की जगह हुआ आएगा, कमेंट थोड़ा लेट से आता है। और अब देखो, जब भी हमारा वन ऑफ वाला एग्जाम में कहीं दिख गया ना, वाक्य में वन ऑफ दिख गया, वन ऑफ मतलब बहुतों में से एक, तो वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा, वन ऑफ में हम चुन रहे हैं ना, बहुतों में से चुन रहे हैं, तो बहुतों में से जो भी नाउन आएगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि हम बात तो बहुतों की, मतलब कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं कंट्री में, बट बात तो किसी एक ही की कर रहे हैं ना, सरस्वती कॉलेज। तो वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आएगा, बेस्ट कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस में से एक सरस्वती कॉलेज। Those who follow a healthy routine is likely enjoying good health. जो लोग हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं ना, पॉसिबिलिटी है कि वो अच्छा हेल्थ एंजॉय करेंगे। लाइकली वर्ड, ठीक है, लाइकली वर्ड हमेशा फ्यूचर एक्सप्रेस करता है, वो काम अभी हुआ नहीं है, ठीक है। लाइकली में अभी एक्शन नॉट कंप्लीटेड, संभावित है, एक्शन नॉट कंप्लीटेड। ये मैं आपको मॉडल वर्ब में पढ़ाऊंगी, जैसे मैंने लिखा। और दूसरा चीज याद रखो, जहां भी लाइकली वर्ड आ गया, वहां लाइकली वर्ड बगैर टू का आएगा ही नहीं, बगैर टू का लाइकली वर्ड आएगा ही नहीं, और अभी काम हुआ नहीं है। जैसे मैंने लिखा, इट इज लाइकली टू रेन, इट इज लाइकली टू रेन, संभावित है कि बारिश होगी, अभी बारिश हुई नहीं है, और लाइकली के साथ टू लगाना, ओके। और लाइकली के साथ विल मत लगाना। जैसे मैंने लिखा, इट, देखो, इट विल लाइकली रेन, लाइकली का मतलब है संभावित है कि बारिश होगी, संभावित है कि वो पास हो जाएगा, तो लाइकली फ्यूचर बताता है, और लाइकली वर्ड अपने आप में फ्यूचर बताता है, तो लाइकली के साथ विल मत लगाना, ठीक है, विल मत लगाना, या विल के साथ लाइकली मत लगाना, क्योंकि दोनों तो फ्यूचर ही बता रहा है। तो यहाँ पे ना आप लाइकली हटा सकते हो, इट विल रेन बोल सकते हो, ठीक है, इट विल रेन। अगर विल लगा रहे हो तो लाइकली मत लगाना, और लाइकली लगा रहे हो तो विल मत लगाना, और लाइकली के साथ हमेशा टू आएगा, ठीक है, लाइकली के साथ हमेशा टू आएगा। अब देखो यहाँ पे, he is likely enjoying, sorry, those who is enjoying, is enjoying का मतलब क्या है? is enjoying का मतलब है वो ऑलरेडी इंजॉय कर रहा है, ठीक है, वो ऑलरेडी इंजॉय कर रहा है, वो अभी इंजॉय नहीं कर रहा है। बोला जा रहा है जो लोग हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं ना, वो अच्छा हेल्थ इंजॉय करते हैं, अभी कर नहीं रहा है, ठीक है। और दूसरी बात है, ये सेंटेंस एक जनरल बात कही जा रही है, और जनरल बात कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होगा, ओके, जनरल बात हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो गड़बड़ी आपका यहीं पे है पूरा। ये इस किसके लिए लगा है? ये इस किसके लिए लगा है? किसके लिए? दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन, वो एक अच्छा हेल्थ इंजॉय करेंगे। सबसे यहाँ पे दो एरर, मतलब एरर तो यहीं पे इसी पार्ट में, ये दोज के लिए लगा है ना, दोज, ठीक है, दोज के लिए लगा है। देखो यहाँ पे ये एक वर्ब है फॉलो, एक वर्ब है फॉलो, और यहाँ पे एक वर्ब है। अब देखना है कि ये वर्ब किसके लिए लगा, ये दोज के लिए लगता है, और दोज तो प्लूरल होता है ना, तो यहाँ का वर्ब तो प्लूरल लगा ही है, फॉलो। जब वर्ब में एस नहीं होता है तो वो प्लूरल होता है, इसको भी प्लूरल चाहिए ना, यहाँ भी आर चाहिए, लेकिन आर चाहिए, और लाइकली के साथ तो टू होता है, तो यहाँ पे पूरा सुधार के लिखो आर लाइकली, और लाइकली के साथ हमेशा टू आएगा, और टू के साथ V1, आर लाइकली टू एंजॉय।
ठीक है, likely to enjoy good health. When I reached the cinema hall, the movie had already began. जब मैं मूवी आर लाइकली टू एंजॉय है. When I reached, तो मेरे को यहाँ पे तो कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही. When I reached, जब मैं पहुंचा. When I reached, यहाँ तो कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही. मैं कहाँ पहुंचा? द सिनेमा हॉल, किसी खास सिनेमा हॉल की बात हो रही है. यहाँ भी मेरे को कोई गड़बड़ी नहीं दिख रहा है. द मूवी शुरू हो चुका था. ओके, मूवी शुरू हो चुका था जब मैं पहुंचा. और हर स्टूडेंट को पता है कि हैड के साथ V3 आएगा. हैड के साथ V3. बिगिन V1 है, इसका V2 बिगैन है और V3 बिगन है. तो द मूवी हैड बिगैन नहीं, द मूवी हैड बिगन. द मूवी हैड बिगन. अगर ये सेंटेंस ऐसा आया होता, जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा, अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, व्हेन आई रीच्ड द हॉल, द मूवी had, the movie already began. और दूसरा मैंने लिखा, यहाँ टेंस का थोड़ा एरर डाल रही हूँ. When I reached the hall, the movie. ये टेंस में, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेंस का एरर बता रही थी. यहाँ तो वर्ब का फॉर्म गलत है. ठीक है, हैड के साथ यहाँ पे V3 लगाना. V3 बिगैन का V3 बिगन होता. अब मेरे को बताओ, व्हेन आई रीच द हॉल, द मूवी ऑलरेडी बिगैन, द मूवी बिगैन. बताओ कि कौन सा करेक्ट है. थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग टेंस भी डिस्कस कर लेते हैं. कौन सा करेक्ट? देखो भाई, थोड़ा सा ध्यान देना है. यहाँ पे ये ऑलरेडी वर्ड का खेल है. अपने टेंस में पढ़ा है ना, जब भी दो काम हो रहा है तो जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में डालोगे और जो बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट में डालोगे. तो यहाँ पे देखो, ऑलरेडी से पता चल रहा है ना कि जब मैं मूवी हॉल पहुंचा तो जब मैं हॉल पहुंचा तो मूवी आई है. द मूवी ऑलरेडी शुरू हो चुका था. ठीक है, मूवी ऑलरेडी शुरू हो चुका था मतलब काम पहले ही हो चुका था. तो यहाँ पे आप द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन करोगे, इसको पास्ट परफेक्ट में डालोगे. ठीक है, हैड बिगन मतलब मूवी पहले ही शुरू हो चुका था, मैं बाद में पहुंचा, तो इसको पास्ट परफेक्ट रखोगे. लेकिन यहाँ तो ये करेक्ट है, ये भी सिंपल पास्ट और ये भी सिंपल पास्ट. आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने एक को सिंपल पास्ट रखा और एक को परफेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वर्ड से पता चल रहा था ना कि आपके पहुंचने के पहले ही मूवी शुरू हो चुका था. तो जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट रखिए. पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3. और यहाँ तो जब मैं पहुंचा तब मूवी शुरू हुआ. ठीक है, जब मैं पहुंचा तब शुरू हुआ, तो ये सही है. ठीक है, ये मत बोलना कि मैम हमने तो अभी टेंस नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये बैच ना उन बच्चों के लिए है जिसने सब पढ़ लिया है. मतलब ये बैच क्या मतलब, ये एरर्स, क्लोस्टेस PQRS तो सबके लिए, एरर्स सबके लिए. आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. मेरे को भरोसा है कि आपने सारा डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिया. ऑलरेडी का मतलब होता है द वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन. ऑलरेडी का मतलब पास्ट में पास्ट नहीं होता. ये किसने बोल दिया? ऑलरेडी का मतलब पास्ट का पास्ट होता है. ऑलरेडी को हम सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगा सकते हैं. शी हैज ऑलरेडी डन द वर्क, शी हैड ऑलरेडी डन द वर्क, दोनों हो सकता है. ऑलरेडी बताता है कि काम कंप्लीट है. ठीक है, काम परफेक्ट है, तो ऑलरेडी को हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगा सकते हैं और पास्ट में भी. हाँ, बिलीव का ING नहीं होता है. बिलीव इज स्टेटिव वर्ब. बिलीव करने में कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसका ING नहीं होता. आई बिलीव. एक सीख लेते हो ना, पास्ट का पास्ट. ये सब ड्रामा नहीं देखना है. हम ऑलरेडी को प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं. नो, आ गया आपका कंजंक्शन चैप्टर. मैंने सुबह जो पढ़ाया है
कि जब भी आपको नो सूनर दिख जाए, नो सूनर में क्या करोगे? सबसे पहले नो सूनर एडवर्ब है, और जब भी हमारा वाक्य एडवर्ब से शुरू हो तो इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन हो भी रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, पेयरिंग में गलत। नो सूनर के साथ व्हेन नहीं होता। नो सूनर एडवर्ब का कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ THAN लगाना। हम हार्डली किसके साथ लगाते हैं? स्कार्सली और सॉरी व्हेन किसके साथ लगाते हैं? स्कार्सली, हार्डली, ये जो बेरली होता है ना, उसके साथ व्हेन का यूज करते हैं। नो सूनर तो कंपैरेटिव डिग्री है, ER लगा उसके साथ दैट। Modern man is completely engrossed in the mad pursuit of material pleasures and engross का मतलब है पूरी तरह से खो गया। man word modern man पूरी तरह से विलीन हो गया है क्या चीज में? भौतिक सुख सुविधा ऐशो आराम के पीछे। जल्दी 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 करते हैं। हाँ, मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन तो चलो, मैन तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। मैन सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लगा, और मॉडर्न एडजेक्टिव। मॉडर्न मैन इज कंप्लीट। ये एनग्रॉस क्या है? ये एनग्रॉस वर्ब है। ये इस जो है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और एनग्रॉस पूरी तरह से मेन वर्ब है। वैसे एनग्रॉस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव ही है, ओके। वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो मैन, मॉडर्न मैन पूरी तरह से एनग्रॉस्ड है। मॉडर्न मैन इज MR के साथ या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, या तो इज MR के साथ मैन का मतलब ING आता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब वर्ब पढ़ेंगे। अब बताओ, एरर तो इसी में है, क्योंकि ये जो एनग्रॉस है, इसके बाद ये एनग्रॉस ना तो थर्ड फॉर्म है ना तो ING है, तो एरर तो इसी में। एरर तो बच्चों को पता लग गया इसी में। लेकिन मैन, मॉडर्न मैन दूसरों को, ये एक्टिव वॉइस जा रहा है, ठीक है। मैन, मॉडर्न मैन दूसरों को एनग्रॉस थोड़ी कर रहा है, मॉडर्न मैन खुद एनग्रॉस्ड है, तो ED लगेगा। वैसे यहाँ पे एनग्रॉस्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। माई ब्रदर हु लिव इन दिल्ली हैज रिटन मी अ लेटर। मेरा ब्रदर, देखो जब भी बीच में एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, ठीक है, स्टार्ट वाक्य के स्टार्टिंग में जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है ना, तो उसके लिए दो वर्ब होता है, एक ये वर्ब है और एक ये वर्ब, ठीक है। और दोनों वर्ब किसके लिए? मेरा ब्रदर जो कि दिल्ली में रहता है, तो मेरे ब्रदर के लिए। और मेरा ब्रदर सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी तो सिंगुलर लगाओ। ये वाला वर्ब गलत था, ये तो सही है, क्योंकि ये तो सिंगुलर के लिए यूज होता है। माई ब्रदर हु लिव नहीं हो, हु लिव्स इन दिल्ली। द ओल्ड मैन, अरे तो इजी, द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट एनी फूड। आंसर के साथ आपको मिल जाएगा PDF वगैरह। हर बच्चा को पता है कि डिड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है। डिड तो अपने आप में पास्ट टेंस है, फिर से पास्ट टेंस क्यों लगाओ? डिड नॉट वांट। एरर धीरे धीरे लेंदी होगा, अभी तो मजे ले रहे हो छोटे छोटे सेंटेंसेस। नो लीस्ट देन 50 पास्ट पार्टिसिपेंट्स वर प्रेजेंट फॉर द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। ये बोल रहे हैं कि 50 पार्टिसिपेंट से कम नहीं प्रेजेंट होंगे सिंगिंग कंपटीशन के लिए। नो लेस, अब कुछ के दिमाग में आएगा ना, मैम नो नहीं लगाएंगे, हम नॉट लगाएंगे। नो भी होता है, नॉट भी होता है। यहाँ पे तो वैसे ना लीस्ट लगाया है, एग्जाम में कई बार मैंने नो लेस देन भी दिया। नो लेस देन, यहाँ तो काम आसान कर दिया, नो लीस्ट लगा दिया, लीस्ट लगा दिया। सबसे पहले एक होता है लिटिल। लिटिल का मतलब है कम, उसी का कंपैरेटिव लेस होता है, और उसी का सुपरलेटिव लीस्ट होता है, ठीक है। और फ्यू का कंपैरेटिव फ्यूअर बनता है, और इसी का फ्यूएस्ट बनता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो लिटिल है ये मात्रा बताता है, ठीक है, और फ्यू है ये संख्या बताता है।
इसका मतलब क्या है कि हम फ्यू काउंटेबल के लिए यूज करते हैं और लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। सबसे पहले ये देन तो देन के साथ तो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, देन के साथ तो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, बट लीस्ट तो सुपरलेटिव है, ये तो ऐसे ही हट गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेस भी लगाती ना, लीस्ट काट के मैं लेस भी लगाती, आप बोलोगे मैम लेस तो कंपैरेटिव डिग्री होता है, तो लेस तो लगा सकते हैं क्योंकि देन लगा, ये भी गलत हो, क्योंकि ठीक है लेस कंपैरेटिव डिग्री है किसका, जो चीजें अनकाउंटेबल है, लेकिन स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स तो काउंटेबल है। ओके, इनको तो हम गिन सकते हैं, तो हम फ्यूअर लगाएंगे, फ्यू भी नहीं लगाएंगे क्योंकि कंपैरेटिव देन लगा है ना, कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे फ्यूअर लगा, फ्यूअर और वर सही है, वर तो पार्टिसिपेंट्स। लेस भी नहीं होगा, नो लेस भी सही होता है, नॉट लेस भी सही होता है, नो लेस देन भी हो सकता है, तो नो नॉट का एरर नहीं है, नॉट लेस देन भी सही होगा, नो भी सही, ठीक है, फ्यूअर होगा, फ्यूअर। ल्यूसी हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल, जब हम पार्टी हॉल में पहुंचे ना तो ल्यूसी केक काट चुकी थी। फ्यूअर होगा, फ्यूअर, ल्यूसी केक काट चुकी थी जब हम पहुंचे, जब हम पहुंचे तो ल्यूसी केक काट चुकी थी, पास्ट में ल्यूसी हैड, ठीक है, ल्यूसी हैड, तो एरर यहां। एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रेवल्ड, अब मैंने जब आपको कंजंक्शन पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था ना कि एक्सेप्ट का मतलब है के सिवाय, और ये एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है, और जब भी प्रेपोजिशन सेंटेंस में आ गया तो मेन सब्जेक्ट, ये जो प्रेपोजिशन के बाद जो ये है ना, इसको नहीं देखना है, मेन तो ये है, ठीक है, और एवरीवन एक्सेप्ट हर, तो यहाँ पे एवरीवन को देखना है, और एवरीवन हैज ट्रेवल्ड बाय एयर, एवरीवन सिंगुलर होता है। दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम। स्पीड में अब खत्म किया जाए, टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो गया। दोज हु आर लेट, जो बच्चे लेट है ना, देखो जब मैंने क्या बोला था, जब भी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो आने वाला दो वर्ब उसी सब्जेक्ट के लिए हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना हम ऑलरेडी दोज लगा चुके हैं, फिर से दे लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट आ गया है, वो जो लोग लेट है उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा, फिर से दे मत लगाना, फिर से सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, दोज हु आर लेट विल नॉट बी अलाउड। हाँ, अगर शी भी होता तो हैज ही होता, लेकिन शी को हम क्यों देखेंगे, ओके, दोज हु आर लेट विल नॉट बी अलाउड। दोज हु आर लेट, जो लोग वर नहीं होगा, विल नॉट बी अलाउड सही है, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, पैसिव जा रहा है किसी और के द्वारा, टीचर के द्वारा, दे नहीं होगा, फिर से दोज और दे नहीं होगा, ठीक है, दोज और दे नहीं होगा। वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ कॉफी, हमने एक कप कॉफी पे सारा डिस्कशन किया, चाय पे चर्चा। एक मिनट, बताऊंगी इसको ना, मुझे थोड़ा सा दिमाग में, हम 33 क्वेश्चन में क्यों नहीं शी आया, बताऊंगी इसको, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। कभी कभी एक्सेप्ट के साथ हर भी आ जाता है, एक्सेप्ट के साथ शी भी आ सकता है, अगर सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है, बताऊंगी। अब देखो, हमने चाय पे चर्चा की, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, ठीक है, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ कॉफी, तो वी हैव अ डिस्कशन, ऑन भी लगा सकते हो, ओवर भी लगा सकते हो, वी हैव अ डिस्कशन ओवर अ कप ऑफ कॉफी या ऑन अ कप ऑफ कॉफी, वैसे ओवर ज्यादा अच्छा है, ओके, चाय पे चर्चा की हमने। दे बोथ, क्या है, द बोथ चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल, ये याद रखना, ये भी कई बार आपको मिलेगा,
द बोथ नहीं आएगा, ऐसा बोलेंगे द बोथ स्टूडेंट्स, बोथ को पहले रखेंगे क्योंकि बोथ डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, उसको पहले डालेंगे। द बोथ चिल्ड्रन नहीं होगा, इसका आंसर ये है, ठीक है। एट अ कप नहीं होगा, ओवर। और ये देखो बोथ, ये जो चिल्ड्रन है ये नाउन है, ठीक है, और ये जो बोथ है ना ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसको हम डिटर्मिनर भी बोलते हैं, तो पहले एडजेक्टिव को लाओगे, द बोथ चिल्ड्रन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे गलत है, बोथ द चिल्ड्रन, बोथ को पहले ले आओ, ठीक है, बोथ द चिल्ड्रन। ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम देयर बॉसेस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी। अगर आपके विचारों में मतभेद है, डिफर विथ, ठीक है, अगर आपके व्यूज में, विचारों में मतभेद है, दो लोगों का ओपिनियन सेम नहीं है, तो वहां पे आई डिफर विथ यू, मैं आपसे डिफर करती हूँ, मैं आपके विचारों के साथ सहमत नहीं हूँ, बट इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम इंग्लैंड, इंडिया के लोग इंग्लैंड के लोग से डिफरेंट है। अगर किसी पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन देखने में लुक वाइज, किसी पर्सन की क्वालिटीज, किसी पर्सन के क्लोथ्स, कोई भी चीज देखने में एक दूसरे से अलग हो ना, तो फ्रॉम लगाना। बट यहाँ जो बॉस और एम्प्लॉयज के ओपिनियन मैच नहीं हो रहा था, ठीक है, पेंशन पॉलिसीज में दोनों के विचारों में मतभेद था, तो डिफर फ्रॉम देयर बॉस, डिफर विथ अ कप ऑफ कॉफी थोड़ी होगा, चाय के प्याले के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, चाय के प्याले पर, कॉफी पर डिस्कशन किया। शी बिहेव्स इन सच अ कॉर्डियल मैनर, ओके, दैट एवरीवन एडमायर्स हर, इन सच, अरे ये तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है ये मैंने आपको करवाया था ना कंजंक्शन में, सच के साथ भी दैट लगता है, ठीक है, और सच के बाद अ आएगा, ठीक है। मैनर क्या है, सच एडजेक्टिव है, इसके बाद ये नाउन है मैनर, और कॉर्डियल एडजेक्टिव है, ठीक है। ये भी ऐसा वाला एरर आ गया है, इन कौन वाला अ हटेगा, सच के बाद वाला अ रहेगा, सच के पहले वाला अ हटेगा। ही बिहेव्स इन अ सच नहीं होगा, ये वाला, सच के पहले अ नहीं रहेगा, सच के बाद वाला, ठीक है। ही बिहेव्स, ये वाला अ को रखना, कॉर्डियल के साथ वाला अ रहेगा, ये हटे। द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन, स्पीड में चलते हैं। देखो भाई यहाँ पे एक ही द लगा है, एक ही द लगा है, मतलब वही एक्टर भी है और वही ऑथर भी है, ठीक है, तो एक ही पर्सन है, तो यहाँ पे इज लगाना, इज। अगर यहाँ पे अलग से द लगता ना, द फेमस ऑथर एंड द एक्टर, ये आपको सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा दिया, अलग अलग द रहता, मतलब एक्टर अलग है और ऑथर अलग है, अलग अलग लोग है तो आर लगाते। हो गया, अच्छा खत्म हो गया ठीक है, द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर नहीं होगा, इज। ओके, तो चलो एंड किया जाए, आज हमारा क्लास हो चुका है, अब हम मिलेंगे वेंसडे को, ठीक है। वैसे वेंसडे को तो समुद्र मंथन का बैच होगा, बाकी वेंसडे से सारे क्लासेस अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल होगा, ठीक है। तो चलो विश कर दिया जाए अपने स्टूडेंट्स को, विश ऑल माय चैंपियंस, सब मेरे स्टूडेंट से ज्यादा मेरे चैंपियंस हो, विश ऑल माय चैंपियंस अ वेरी हैप्पी दशहरा। ठीक है, ओके, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी, कौन से कलर से, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। May God, may the goddess give you enough, may the goddess give you enough क्या, wisdom, prosperity and all the happiness and success of the world.
ये सब तो लिखने के लिए लिख दिया, लेकिन अगर थोड़े से देसी स्टाइल में बोला जाए एक लाइन में, माता दुर्गा आपको जल्दी मेरे से छुटकारा दिलवाए, माता दुर्गा आपको अगले साल आपके सरकारी ऑफिस में प्लांट कर दे और वहां से आप मुझे विश करते हुए मिलो, ठीक है? वहां से आप मुझे विश करते हुए मिलो कि मैम देखिए आज हम लोग ऑफिस से विश करते हुए आपको मिल रहे हैं, ठीक इसी दिन पिछले साल आप प्रैक्टिस बैच करवा रहे थे सप्तमी के दिन, और आज देखिए अभी भी आप सप्तमी में प्रैक्टिस बैच ही करवा रहे हो और हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ठीक है, तो चलो एंड किया जाए। हाँ, एंड किया जाए, हो जाएगा, पैसेज वगैरह सब हो जाएगा। ये बस खुश रहा करो, खुश रहा करो, पॉजिटिव रहा करो, सुधार करने के पर्पस से क्लास में आया करो कि मेरा इम्प्रूव होगा, बिल्कुल होगा। ये हमारे जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं ना, ये बोलते हैं कि मैम ये इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता है, मेहनत करने पे हम तो इनसे भी आगे निकल गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, होगा होगा। चलो भाई एंड किया जाए, ठीक है? 11 o'clock हो गया। थैंक यू सो मच, अच्छे से सेलिब्रेट करिए। मेंस वाले का तो खैर एग्जाम ही है, हमारे प्री वाले बच्चे अच्छे से सेलिब्रेट करिए, ठीक है? और माता से प्रे करिएगा, माता बस दिमाग सही रखिएगा, उसके बाद तो हम एग्जाम निकाल ही लेंगे, ठीक है? मैम का भी दिमाग सही रखिएगा, हमें अच्छे से पढ़ाए, मैम भी हेल्दी रहे, अच्छे से पढ़ाए। ब्रेक का लेग। नहीं नहीं भाई, माता दुर्गा कहीं कहीं सबको कंट्रोल, आप एग्जाम में, मैं एग्जाम नहीं निकलवाऊंगी, ना ही माता दुर्गा निकालेंगी, एग्जाम तो आप ही निकालोगे, बट कहीं ना कहीं ये सब ना आशीर्वाद रहता है ना, तो पढ़ा हुआ सिनोनिम्स आ जाता है। माता दुर्गा का आशीर्वाद रहेगा ना, तो क्लास में बनाया हुआ क्लोज टेस्ट आ जाएगा और फट से बना लोगे फुल मार्क्स के साथ, तो सब कंट्रोल है, इसी से कंट्रोल्ड। Love from Kolkata. I'm very glad that there are so many students from Kolkata in our batch. So Kolkata is in the full festive mood of Durga Puja. Because I also belong to Jharkhand ना, तो Jharkhand is very close to Kolkata and all, तो कोलकाता वाला इफेक्ट झारखंड में भी है। So many Bengalis in Jharkhand, तो दुर्गा पूजा एक अलग ही स्टाइल में हुआ करता था। After I got married, I came to पटना। पटना में भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है दुर्गा पूजा, ठीक है? पटना में भी दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, दिल्ली में भी होता है। बट दिल्ली के जिस लोकेलिटी में मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे करवा चौथ और बहुत सारे और फेस्टिवल्स होते हैं, दुर्गा पूजा भी होता है मेरे लोकेलिटी में हल्का फुल्का वाला, और इधर उधर अब जाऊँ मैं थोड़ा NCR में, तो वहाँ मुझे अच्छे से दिखता है, तो आई मिस दुर्गा पूजा। बंगाली मीडियम, लव फ्रॉम पटना। पटना ऑल्सो दुर्गा पूजा अच्छे से होता है, एंड बिहार एंड ऑल आई बैडली मिस छठ के समय में। वाराणसी से हैप्पी नवरात्रि। अरे वाराणसी की बात करते हो ना, तो वाराणसी से तो मेरा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। साल में तो एक बार अगर मैं छुट्टी पे जाती हूँ ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट जिसको पता है वो समझ जाते हैं कि मैम वाराणसी ही गई होगी। बिहार में तो सब फेस्टिवल ही अच्छा से मनाते हैं, केरला ऑल्सो। सब आप ही को करना है, सारा चीज आप ही के हाथ में है, मेरे हाथ में सिर्फ पढ़ाना है, परफॉर्म तो आप ही को करना है। अगर मेरे हाथ में होता ना, तो मेरे सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, बट सबका थोड़ी होता है। आसाम में भी सेलिब्रेट कर, अरे पूरे, हाँ पूरे इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, बट देयर आर सर्टेन सिटीज स्टेट्स जहाँ पे ज्यादा होता है। अब कोलकाता वाली बात नहीं होती है ना। एंड किया जाए, ठीक है? राजस्थान को भी मिस करती हूँ। राजस्थान को मिस नहीं करते हो मैम। चलो एंड किया जाए, अब जाइए आप, किसी बच्चे को रावण भी बनना था, जल्दी क्लास खत्म करिए मैम।